हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाणी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीमा। देखिए, ये बीमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर में जो है बीमा के क्या लाभ है, कितने प्रकार के बीमा होते हैं और कैसे बीमा होना चाहिए और बीमा के क्या लाभ भी हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान भी होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ये क्लास 10th NIOS बोर्ड का जो है बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 10 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी और आपके जीवन के रिगार्डिंग भी। क्योंकि अगर आप बीमा के बारे में हर पहलू को जान पाएंगे तभी जो है आपको बीमा में काफ़ी सुविधाजनक आपको लाइफ भी हो सकता है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और अधूरा जानकारी के साथ जो बच्चे आगे बढ़ते हैं वो जीवन में कामयाब भी नहीं होते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक करिएगा तो मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा। लाइक करने से ये होता है कि बनाने वाले प्रोत्साहित होते हैं और उनको और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे करते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये आपके हित में है। आप पूछिएगा कि मेरे हित में कैसे है और ये क्यों बोल रहे हैं, त्रिपाणी स्टेशन वाले क्यों ऐसे बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको जो होता है कोई भी वीडियो मैं किसी भी क्लास के रिगार्डिंग डालूंगा तो वो आप तक पहुँचेगा और आप जो है अपने बड़ों के साथ साथ अपने छोटे को भी हेल्प कर सकते हो। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि त्रिपाणी स्टडी सेंटर जो है 8th जो है आपके लिए ही नहीं बनाता, वो 8th 9th 10th 11th 12th और जो है CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। साथ में NIOS बोर्ड के जो 10+2 को भी कवर करता है, प्लस BA जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक यानी 6 सेमेस्टर तक जो है कवर करता है, प्लस MA की भी जो है ऑन डिमांड जो है जो पूरा करता है। अगर आप भेजिएगा मुझे मैसेज किस पे बनाइए और समझाइए तो मैं उस पर भी कार्यसर रहूँगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो मुझे हौसला बढ़ेगी और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कर पाऊँगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं क्यों करूँ आपके लिए? आपसे मुझे जान न पहचान है, फिर भी मैं आपके लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा जीवन तो ऐसे ही चल रही है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे ज़रूरतफुल हैं उनको हेल्प करना। जब मैं आपके लिए चाह रहा हूँ तो क्या आप दूसरे बच्चों की हेल्प के लिए अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगा नहीं सकते क्या? तभी तो उनको तक भी पहुँचेगा जो ज़रूरत उनको भी चाहिए। क्योंकि ये त्रिपाणी स्टडी सेंटर सबके बस में नहीं है, सब जगह पहुँच पे नहीं है। तो अगर आप दूसरे को शेयर कीजिएगा तभी दूसरा बच्चा सब्सक्राइब करेगा, क्या पता उसको भी फ़ायदा हो जाए। तो कहते हैं ना कि जैसे मैं आपके लिए कल्याण सोच रहा हूँ, आप भी दूसरे के लिए कल्याण सोचिए और इस तरह से जो है त्रिपाणी स्टडी सेंटर आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा और आपके साथ सदैव जुड़ा रहेगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, खुद भी फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी लाभ दीजिए, तभी जीवन का जो है सार्थकता सिद्ध होगी। चलिए, ये तो था आपके लिए। अब जो हम आते हैं मेन टॉपिक, बीमा। देखिए, बीमा जो होती है एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसानों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जीवन बीमा जो होती है आपको बहुत तरह के प्रोटेक्शन मुहैया कराती है, जिससे आपको जीवन में कोई भी तकलीफ़ होगी या किसी तरह की प्रॉब्लम होगा तो इस पे जो है जीवन बीमा अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। कहते हैं जो आपने बाज़ार में दुकान देखी होगी, इन दुकानों में बिक्री के लिए अनेक वस्तु संग्रहित होते हैं। आप में से कुछ ने कारखाने देखे होंगे जिनमें वस्तुओं के निर्माण के लिए मशीन लगी होती है। आप रेलगाड़ी, ट्रक, जहाज़ आदि के बारे में भी जानते होंगे। माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और इसमें काफ़ी पैसा लगता है तथा मार्ग में हानि की संभावना सदा बनी रहती है। उदाहरण के लिए दुकान में माल भरने से उन्हें खरीदने कर लाने तक बड़ा ध्यान व्यवस्था करना पड़ता है तथा सदा इस बात की जोखिम रहती है कि बिक्री से पहले कहीं क्षतिग्रस्त न हो। देखिए दोस्तों, क्षतिग्रस्त होना तो एक आम सी बात हो जाती है, क्योंकि कोई भी अगर व्यापार आप करते हो, अगर उसमें जोखिम नहीं होता है तो वो होना संभव नहीं है। क्योंकि हर काम, चाहे किसानी कर रहा हो चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, उसमें नुकसान सदैव बनी रहती है। तो इन नुकसानों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
हम इन सब से बचने के लिए हम एक ही कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीमा। बीमा कराने से क्या होता है, अगर आपको किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हुई है तो वो जो है बीमा के प्रति, बीमा के रिगार्डिंग आपको वो पैसे मिल जाते हैं। तो ये बीमा के जो है महत्वपूर्ण पहलू है। आगे हमारा है क्षति के कारण लगा आग लगना, प्राकृतिक आपदा, दंगा फसाद एवं चोरी हो सकते हैं। इसी प्रकार से कारखानों में मशीन खराब भी हो सकती हैं, जिसमें जो है भारी हानि आपको हो सकती है। परिवहन के दौरान दुर्घटना के कारण माल नष्ट भी हो सकते हैं अथवा माल की क्षति हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों में हानि व्यवसाय की होती है। केवल व्यवसाय की संपत्ति ही नहीं, वह स्वयं भी जीवन में खतरों से घिरा हुआ रहता है। वह बीमा हो सकता है, उसके साथ दुर्घटना हो सकती है और उसके परिवार के भारी हानि भी उठानी पड़ जाए। इन जोखिमों में बचाया जा सकता था, उन्हें न्यूनतम किया भी जा सकता है। क्या कोई ऐसी चीज़ जोखिम से बचा सकता है? आइए इस पार्ट में हम जानने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जीवन बीमा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी तरह की क्षतिपूर्ति होती है, क्षति आपकी होती, क्योंकि कहते हैं दुर्घटना तो हर समय जो है सर उठाए रखती है। हर समय आप एक कदम पे जाओगे नहीं कि जो एक आपदा आपके सामने प्रकट हो जाएगी, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है या मानव निर्मित भी हो सकती है। कभी कभी तो कहते हैं छोटी सी बात पे भी लोग चाकू चला जाते हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो आपके बाल बच्चों को देखेगा कौन? तो इन सब बातों के लिए जो है जीवन बीमा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बीमा एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर अगर किसी व्यक्ति या कोई सामान या किसी चीज़ की हानि हुई है तो उसको पूर्ति की जाती है। लेकिन पूर्ति तब वो करते हैं जब आप उसके लिए जीवन बीमा करवाते हो और उसके पैसे जो है प्रीमियम के रूप में भुगतान करवाते हो। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहती है कि अगर आप जीवन बीमा करवाते हो तो टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ लो, क्योंकि इनकी जो जीवन बीमा की एक सबसे बड़ी षड्यंत्र ये भी होती है कि लोगों चलो ये फंसा भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर टर्म और कंडीशन लगा के आपकी ज़िंदगी को जो आप सोच रहे हो कि अच्छा है तो बेकार कर देंगे। इसका उदाहरण आप एक फ़िल्म देखे होंगे ओ माई गॉड में। ओ माई गॉड फिल्म में आपको पता ही है कि किस तरह से बेचारे ने अपने लिए जीवन बीमा करवाया था, लेकिन उन्होंने ईश्वर पे टर्म एंड कंडीशन लगा के उसका जो है सारा टाइम अदालत के चक्कर ही कटवा दिया। तो ये कोई गलत बात नहीं थी, एक हमें एग्जाम्पल थी कि जो ये लोग होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो छोटे छोटे लैंग्वेज में लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं कंडीशन अप्लाई। तो ऐसे चीज़ों से बचना एक सबसे बड़ा ग्राहक का जो है परम कर्तव्य है, जिसको मैंने भी बताना आपको उचित समझा है। अब देखते हैं हमारा आगे क्या है। आगे जो हमारा व्यवसायिक जोखिम का स्वरूप, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपका ध्यान निश्चित रूप से लाभ कमाना होगा। तो इसके लिए व्यवसायिक जोखिम का क्या स्वरूप और क्या महत्व है, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। कहते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय का यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि लाभ के बिना आपकी पूंजी कम होती जाएगी और हो सकता है कि एक दिन पूरी पूंजी समाप्त हो जाए। इसलिए आप अपने व्यापार को सही ढंग से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कभी भी ऐसा लग सकता है कि आपके कारखानों में बनी वस्तुओं की जो बिक्री कम होती जा रही है। तो ये सब जब अवस्था पैदा होता है तो लोगों की समस्या और भी बढ़ जाती है। ये चेतावनी का भी संकेत होती है। आप इनका पता लगाने की कोशिश भी करेंगे। कारणों का पता चलने के बाद आप इनको दूर करने की कोशिश भी करेंगे। मान लीजिए कि आपको पता चला है कि आप जिन वस्तुओं को बेच रहे हैं उसी तरह के जो आयित वस्तु आपके प्रतिद्वंदी व्यापारी बहुत कम कीमत पर बेच रहे हैं। तो साफ शब्दों में कह सकते हो कि मान लो कोई चीज़ का आपने बिजनेस किया है और वही जो है आपका जो प्रतिद्वंदी जो वही बिजनेस वो भी कर रहा है, लेकिन वो कम कीमतों पर उसको बेच रहा है, तो उसको धड़ल्ले से चल रहा है और आपका बिल्कुल चल ही नहीं रहा। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपका जो व्यवसाय है वो सदैव के लिए ठप पड़ जाएगा और आपको बहुत तरह के जो है नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो कहते हैं बाजार की में बदलाव से आपकी आय अथवा लाभ में कमी भी आ जाएगी और आपको प्रॉब्लम में भी आप फंसते चले जाओगे। तो आय अथवा लाभ में कमी अन्य कारणों से भी हो सकती है। वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पर तक ले जाने में भी खो सकती है। देखिए कोई वस्तु अगर हम यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो कोई कारणवश उसको वो नष्ट भी हो सकती है और उसमें कोई तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। कारखानों के गोदामों में जो है दुर्घटनावश आग लग सकती है या मजदूर हड़ताल भी कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको कई दिनों तक जो है फैक्ट्री में ताला लगाना पड़ सकता है। और कहते हैं जो व्यवसायी लोग होते हैं अगर उनके फैक्ट्री में 5 दिन भी ताला लग जाए या 2 दिन भी लग जाए तो उनको करोड़ों की नुकसान हो सकती है। और ऐसे में आपने अपने जो पार्टनर है उनके साथ कैसे संबंध हो जाएंगे इसका विचार आप स्वयं भी कर सकती हो। तो ये बातें जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हमें सोचना और एवं विचार करने की आवश्यकता है। कहते हैं कारखानों के गोदाम में दुर्घटनावश आग लग सकती है या मजदूर हड़ताल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी संभावना के बारे में अनुमान लगा पाना
कई मामलों में उन्हें नियंत्रित कर पाना आपके लिए शायद मुश्किल ही होगा, क्योंकि इनको नियंत्रित करना सबके वश की बात नहीं रहती है। यही जोखिम की अवधारणाएं हैं। जोखिम विभिन्न कारणों से होने वाले संभावित नुकसान है जिस पर व्यवसायियों का बहुत ही कम या बिल्कुल ही नियंत्रण नहीं होती है। दोस्तों, ये चीज़ें जो है दुर्घटना होना, ये आपके बस में नहीं होती है। कहते हैं ना, छोटी से छोटी बात से भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सभी व्यवसाय गतिविधियाँ अनिश्चितताओं से भरी होती है और इसमें जो है घाटा व नुकसान भी हो सकती है। कुछ नुकसानों से बचने के लिए समय रहते सावधानी रखी जा सकती है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे भी हैं जिन्हें व्यापारियों को स्वयं उठाना पड़ता है या यदि संभव हो तो दूसरे को उसे भागीदार भी बनाया जा सकता है। तो ये जोखिम जो होती है किसी भी व्यक्ति के लिए सदा उचित नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जोखिमों से बचना ही एक व्यापारी का जो है परम धर्म बन जाता है। कहते हैं, अगर कोई वस्तु खो जाने या नुकसान होने की संभावना को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है अनिश्चितताएं और एक है जोखिम। देखिए, अनिश्चितताएं वे घटनाएं हैं जिनके कारण पहले से ही अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर जोखिम का अनुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिए जैसे कि कहीं भी अगर कोई चीज़ की नुकसान हो रहा है, ठीक है, पिछले साल हुआ था, हो सकता है कि ये साल भी हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व अनुमान लगा लेना कि हो सकता है। तो हम इसके एवज़ में क्या करते हैं, हम उसका बीमा करवा लेते हैं। बीमा से ये होता है कि कुछ नुकसान की भरपाई तो हो जाती है ना। उसके बाद कारखानों या गोदाम में आग लगने की संभावना, आग से बचाने के लिए किए गए उपायों पर या आग से होने वाले नुकसान को कम से कम करने की कई तैयारी पर भी निर्भर करती है। चोरी या दुर्घटना होने वाले नुकसान का मामला भी ऐसा ही होता है। दूसरी स्थिति यह भी है कि हर व्यक्ति को अपने बुढ़ापे, बीमारी या उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचना आवश्यक होता है। जब वह योग्य नहीं रह पाएंगे, मान लीजिए कि आपके शरीर के जो है क्षमता ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको कौन देखेगा। आजकल तो सोचिए, आप कहिएगा कि बच्चे किस लिए होते हैं। दोस्तों, आज तो कहते हैं ना, बच्चे तो जन्म देते हैं, बड़े होते हैं दूसरे के लिए, क्योंकि एक बार आप उनके मैरिज करवा दो, उसके बाद तो आपके वो होंगे ही नहीं कभी। तो ऐसी हालात में आप कहाँ जाइएगा, कौन आसरा आपका बनेगा। तो इसे अनिश्चितता नहीं कहा जा सकता है। बीमारी किसी को भी हो सकती है, खासकर एक विशेष उम्र के बाद, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे जैसे उम्र ढलता है, व्यक्तियों में हर तरह की जो बॉडी क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और वो बीमारी के भी ग्रस्त हो सकता है। तो इन सब सूरत में क्या कीजिएगा। कहते हैं, इन सब बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मौत ऐसे समय भी आ सकती है जब परिवार के आपके भरण पोषण के आजीविका के साधनों की आवश्यकता हो। देखते हो, कई लोग जो होते हैं उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अनिश्चितता और बदकिस्मती से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ऐसी हालत में उनके बच्चों के साथ क्या होगा, कभी उसने मौत के पहले बात सोचा था। ऐसा बहुत ही जगह आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, अब उन बच्चों का क्या होगा। तो यह भी जोखिम है और व्यापार में इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के क्रम में दुर्घटना भी हो सकती है, जिसमें माल को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो रेलगाड़ी उलट भी सकती है, पुल टूट भी जाती है, या इंजन में खराबी के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। ट्रक लूटे जा भी सकते हैं और समुद्री जहाज में भेजी जाने वाले सामान बंदरगाहों पर आते या उतारते हुए क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। क्या इस तरह जो है सामान के नुकसान में किसी दूसरे पक्ष को भागीदारी बनाया जा सकता है। आइए इस बात को और भी हम जानें कि इस दुर्घटना के बीमा को द्वारा कैसे बांटा जा सकता है। देखिए, जोखिम के बहुत से प्रकार होते हैं। अब जोखिम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सट्टा जोखिम, यानी सट्टे पर आधारित व्यावसायिक निर्णय से संबंधित जोखिम, उदाहरणार्थ पेंशन में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, तो ये सट्टा जोखिम होता है जो आम होती है। उसके बाद है शुद्ध जोखिम, ऐसे जोखिम जिनमें हानि की संभावना अनुमान लगाया जा सकता है कि आप अपना जो है मुनाफा या घाटा का जो है आप पूरा ब्यौरा दे सकते हो। उसके बाद संपत्ति जोखिम, संपत्ति के नुकसान से जुड़े जोखिम, मान लीजिए कोई पैसे हैं, कुछ भी है, तो उसका जो है आपको हानि उठानी पड़ सकती है। क्रमिक जोखिम जो होती है लोगों के जीवन अथवा स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकती है। उसके बाद है वित्तीय जोखिम, व्यवसाय के वित्तीय लेन देन से संबंधित भी ये हो सकती है और आपको जो है नुकसान दे सकती है। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है बीमा का अर्थ। देखिए, अब तो हमने सारी दुर्घटना, सारी संभावनाएं और कैसे कैसे हमें नुकसान हो सकती है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक विचार किया है। अब हमने जानना है कि बीमा का अर्थ क्या होता है, आखिर बीमा होती क्या है।
बीमा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसे प्रीमियम भी कहते हैं, देकर हानि को जोखिम को दूसरे पक्ष या बीमाकारी या बीमाकर्ता पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमा कर पर डाला जाता है उसे हम बीमाकृत कहते हैं। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनियां होती है जो बीमाकृत के हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ भी होती है। आपको पता है कि बीमाकृत वो होते हैं जो कि आपको कोई इस तरह के नुकसान पहुंचता है या क्षति होती है तो वो सदैव ही आपके क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तैयार तब होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमने बीमा करवा लिया और हमारी यहाँ से टेंशन ख़त्म हो गया? नहीं दोस्तों, बीमा कराने का अर्थ यही है कि आपको समय समय पर प्रीमियम भरना पड़ेगा, क्योंकि जितना पैसा आप जमा कीजिएगा उस वस्तु के ऊपर अगर उतना वो आपको देने के लिए अग्रसर रहेगा, या जितना आपने पैसा करवाया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती जीमा में आते हैं। वास्तव में जो है प्रस्ताव में बीमाकर्ता की स्वीकृति के बीच अनुबंध है, जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत से एक निश्चित रकम यानी प्रीमियम के बदले किसी निश्चित घटना घटित होने से, जैसे कि कोई भी घटना घटता है, देखिए एक पैसा लेता है आपसे प्रीमियम के तौर पर। कहते हैं ऐसी कोई भी घटना हो सकती है, जैसे कि एक निश्चित आयु की समाप्ति या मृत्यु की स्थिति में। और मान लीजिए कोई व्यक्ति फौज में, पुलिस में, सिपाही में, लेकिन कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो चलिए सरकार की तरफ से तो उनको मिलता ही राहत, प्लस अगर बीमा करवा रखे होते हैं तो उनके तरफ से भी उनके बच्चों को राहत मिल जाती है। तो यही बात यहाँ पर भी आती है कि इन सारी स्थिति पर एक निश्चित रकम देती है, या फिर बीमाकृत को जोखिम से होने वाले वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति भी वो करते हैं। अगर आप जो है बीमा के आधार के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक तरह का सहयोग है, जिसमें सभी बीमाकृत लोग जो जोखिम का शिकार हो सकते हैं प्रीमियम अदा करते हैं, जबकि इनमें से एक या सिर्फ कुछ को ही जो वास्तव में नुकसान उठाते हैं मुआवजा दिया जा सकता है। वास्तव में जोखिम की संभावना वालों की संख्या अधिक होती है, लेकिन किसी भी निश्चित अवधि में उनमें से सिर्फ कुछ को ही नुकसान होती है। बीमाकृत कंपनियां जो है बीमाकृत पक्षों को नुकसान को शेष बीमाकृत पक्षों में बांटने का काम भी करती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास बनाती है बीमा कंपनियों को। अब अगला टॉपिक जो दोस्तों हमारा ये है कि बीमा का क्या महत्व है, आखिर बीमा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बीमा क्या होता है और बीमा की महत्व क्या रखते हैं। बीमा के महत्व को समझने के लिए इसमें से कुछ मिलने वाले लाभों की चर्चा हमें करना पड़ेगा। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि बीमा हानि या नुकसान की स्थिति में व्यक्तिगत या व्यवसायिक जोखिम का कई भागों में बांटने का अत्यंत उपयोगी साधन है। इस प्रकार बीमाकृत पक्षों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है। वे व्यक्ति जो अपनी वर्तमान आय में से समय समय पर बीमा को प्रीमियम चुकाते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक जो है चुस्त रकम मिलना और मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलने का आश्वासन रहता है। व्यवसायी भी अपनी हानि के जोखिम के लिए बीमे का प्रीमियम चुकाते हैं और हानि या क्षति की संभावना की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बीमा का यही मतलब होता है कि आप क्या करते हो, अपने नाम के मान लीजिए 1 लाख का आपने बीमा करवाया है, जो आपके मेडिसिन या दवाई आप बीमार पड़ोगे तो वो हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होता है, आप बीमार नहीं भी रहोगे ना, जिस समय से आपने बीमा ले लिया है उस समय से आपको जो है पर मंथ बीमा को है प्रीमियम भरने पड़ेंगी। वो एक निश्चित राशि रहेगी, एक निश्चित समय के लिए रहेगी, तो उतना समय तक आपको पैसे भरने हैं। जब वो प्रीमियम कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या होगा, जब भी आप बीमार पड़ोगे या कुछ भी होगा तो बीमारी के जितने भी खर्च होंगे वो उठाएंगे। तो बीमा कई टाइप्स की भी हो सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बीमा का महत्व क्या है, बीमा होती क्या है और बीमा के लिए हमें क्या कीमत चुकाने की आवश्यकता होती है। तो ये सब बातें जानना एक तरह से आपको एक सुचारू और एक अच्छा व्यक्ति के साथ साथ एक जो है आपको बीमा के प्रति सजग भी करती है। तो ये बातें आपके लिए जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको आपको समझना होता है, ठीक है। तो ये बात आप तो समझ ही गए होंगे। उसके पश्चात हमारा है वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके वितरणों को देखते हुए बीमा का भी महत्व काफ़ी बढ़ गई है। बीमा जो है व्यापारिक और औद्योगिक उद्यमों में काफ़ी सहायक भी सिद्ध होती है, क्योंकि उन्हें इन उद्यमों की संपत्ति और कारखानों के साथ यह इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल या कल पुर्जों और तैयार वस्तु पर काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। कहते हैं व्यवसायिक वर्ग जो बीमे से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, कोई भी अगर बीमा करवा लेता है तो अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर तो नहीं रहता कि अगर सामान कोई नुकसान में है तो उसको नुकसान हमें पहुंचेगा, नहीं। इसके लिए जीवन बीमा जो है वो उत्तरदायित्व होगा उनका, क्योंकि वे इस बात से आश्वस्त होते हैं कि एक छोटी रकम देने में
भविष्य में होने वाले अनेक नुकसान की भरपाई हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति हैं जीवन बीमा सदैव करवाने के ही पक्ष घर होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो बीमा कंपनियों को दिए गए प्रीमियम के रूप में लोगों की बचत इस बीमा कंपनियों के पास इकट्ठा होती है। बीमा कंपनी इस धन का निवेश सरकारी बड़ी कंपनियों द्वारा जारी प्रभुत्वों में भी करती है। देखिए, आप सोचते होंगे कि बीमा कंपनी जो है, अगर मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म ले रहा है, 1 करोड़ के जीवन बीमा आपको दे रहा है, तो कुछ ही प्रीमियम होता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वो इतने सारे पैसे कहाँ से देगा। दोस्तों, ऐसा देखिए, कंपनी कहते हैं ना, कंपनी भी होती है तो उनके भी बहुत से रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। बेशकली आप प्रीमियम के रूप में उनको पैसे देते हो, कम अमाउंट देते हो, तो वो लोग भी क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों को क्या करते हैं, वो पैसे देते हैं और उसी पैसे से पैसे कमाते हैं। फिर वो पैसे को आपको पता, अगर आपने लाख रुपया जमा किया है तो लाख रुपया को वो 10 लाख बना लेते हैं, 10 लाख से 20 लाख बनाते हैं और वही पैसे में से आपको कुछ पैसे दे देते हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई व्यक्ति का थोड़ी है कि समय से पहले ही मृत्यु हो जाए। कोई व्यक्ति तो होता है बुढ़ापे तक भी नहीं मर पाते हैं, ठीक, काफ़ी बुढ़ापा हो जाते हैं फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। जब वो काफ़ी बुजुर्ग हो जाते हैं तब मृत्यु होती है। तो कहते हैं ना, कंडीशन उनके लिए बना रहता है, उनको फ़ायदा भी बहुत होती है। कभी कभी तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे टर्म ऑन कंडीशन लगा देते हैं। मान लीजिए आपको जीवन बीमा कराते समय वो आधार कार्ड इतना ध्यान से नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे किसी की मृत्यु हो जाए और पैसा देने का समय आएगा तो आपको आई और यू के चक्कर में आपको फंसा के आपको जो है नुकसान भी दे सकते हैं। तभी कहते हैं कि जीवन बीमा कराते समय आपको हर एक बात को जानना और समझना आपका दायित्व बन जाता है, क्योंकि हर जगह वो लोग एक ही वर्ड लिखते हैं ऐसे कामों में, कंडीशन अप्लाई, यानी शर्तें लागू है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं एक बात सदैव जानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ ज्ञानी रखो और उसके बारे में जानो नहीं। तभी तो त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सदैव बच्चों को छोटी सी छोटी बातें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है और आप जो अच्छे से अच्छे बन सको। लेकिन आपसे भी त्रिपान स्टडी सेंटर एक ही रखता है दायित्व कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जो बच्चे मेरे पहुंच से परे हैं तो आपके थ्रू वो बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए और उस बच्चे को लाभ होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ अपना ही स्वार्थ सोचना मेरा कर्तव्य नहीं है, ना आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी मेरे साथ जुड़ गए हो, और जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो व्यक्ति कभी भी अपने लिए नहीं सोचते हैं, दूसरे के लिए भी सोचते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जग भला तो स्वयं भला। जब सब अच्छे हो जाएंगे तो आपका भी सदैव अच्छा रहेगा। तो यही मेरा भी उद्देश्य है और आपका भी होना चाहिए। चलिए, ये तो बात थी आपके लिए। अब हम आगे देखते हैं हमारा क्या है। कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टि में देखें तो बीमा कंपनियों को दिए गए प्रीमियम के रूप में जो लोगों को जो बचत की बीमा कंपनी इकट्ठा करती है, वो धनराशि जो होती है सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या करती है, वो निवेश करती है और उसी से जो होता है उनको पैसा प्राप्त होता है। कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो बीमा कंपनियों के दिए गए प्रीमियम की जो होती है वो सारे इकट्ठा करते हैं। जो लोग अपने बुढ़ापे या मृत्यु से जोखिम के लिए जीवन बीमा कराते हैं वो अपनी वर्तमान आय में से बचत करने के प्रेरित भी होते हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ कमाते हैं तो उसमें से हमें कई हिस्सा हमें रखना चाहिए। एक हिस्सा तो आपको अपने परिवार में लगाना चाहिए, उसमें से हाफ एन हाफ यानी 4 पार्टों में आपको लगाना है। एक तो आपने खाने पीने में लगाओगे, अपने घर की आवश्यकताओं में लगाओगे, एक जो होगा बच्चों को पढ़ाई के लिए लगाओगे, एक जो होगा अपना सुरक्षा के लिए रखोगे, लाइफ में आगे काम आने के लिए, और एक जो रखोगे बीमारी के लिए। तो ये 4 कभी भी आप कमाओ तो पैसों को विभाजन 4 पार्टों में कर दो। एक घर की आवश्यकता पूरा करने के लिए, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए, एक जो होगा आपके आगे फ्यूचर के लिए, और एक बीमारी के लिए। अगर जिस व्यक्ति ने 4 जो प्रबंधन कर लिया ना, आय का प्रबंधन, तो वो समझिए कि जीवन में कभी भी मार नहीं खाएगा और कभी भी उसको दूसरे के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहते बीमा क्षेत्र में काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। देश के विभिन्न इलाकों में लोग बीमा कंपनियों की नौकरी पाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इन कंपनियों के एजेंटों के रूप में भी काम कर रहे हैं। देखिए, बीमा कंपनी की वजह से जो है कई लोगों को रोजगार भी मुहैया हुआ है, जो कि देश की भलाई के लिए सदैव सत्य रहेगा। आगे जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है बीमा के प्रकार। देखिए, बीमा भी कई प्रकार के होते हैं जिसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। कहते हैं बीमा जो कि अनुबंध पर आधारित होते हैं निम्नलिखित का जो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले आता है जीवन बीमा, दूसरा वो होता है अग्नि बीमा, तीसरा होता है समुद्री बीमा,
और चौथा होता है अन्य बीमा जैसे कि डकैती, चोरी बीमा, वाहन बीमा इत्यादि। तो ये चारों बीमाएँ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में आपको जानना और समझने की आवश्यकता है। तो बने रहिए, जानते हैं क्या है। देखिए इसमें यही बात बताया गया है कि कुछ समय पहले तक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और साधारण जो है बीमा निगम यानी GIC तथा इसकी जो सहायक कंपनियां जीवन बीमा और साधारण बीमा क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियां थी। अब कई अन्य कंपनियां भी इन क्षेत्रों में काम कर रही है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हमारे लिए क्या कार्य कर रही है। कहते हैं कि अब कई कंपनियों भी इस क्षेत्र में काम करने लग गई है, तो इसके बारे में जानना भी आपके लिए ज़रूरी होता है कि कौन कौन से जो है बीमा कंपनियां हैं जो अपना कार्य कर रही है, क्या वो सुचारू रूप से कर रही है या कोई उनकी प्रॉब्लम है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले हमारा आता है जीवन बीमा। जीवन बीमा के बारे में तो आप लोगों को सबको नॉलेज ही है और इसके बारे में कोई दो राय भी नहीं है। कहते हैं कि जीवन बीमा ऐसी अनुसंधान है जिसकी जो अनुसार बीमा करता यानी इंश्योरेड बीमाकृत इंश्योरेड को उसकी मृत्यु की स्थिति में या कुछ वर्षों के पूरी होने पर एक निश्चित रकम के भुगतान का भी वचन देता है। लेकिन देखिए इसमें एक वर्ड बोल दिया गया है, उसकी मृत्यु की स्थिति में या कुछ वर्षों के पूरा होने पर, यानी जब वर्ष पूरा हो जाता है तब जाके आपको रकम का भुगतान मिलता है। इसके बदले में बीमाकृति बीमाकर्ता को एक चुस्त या फिर प्रति माह, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक किस्त में प्रीमियम भुगतान कराता है। यानी आपको कोई भी कंडीशन में पैसे के जो है भुगतान करने की आवश्यकता रहती है। कहते हैं कि इस तरह के मामलों में जोखिम का बीमा कराया गया है उसके होना निश्चित होती है, इसलिए जीवन बीमा की जीवन आश्वासन भी कहते हैं। यानी जीवन आश्वासन के नाम से भी इसको आप संबोधित कर सकते हो। अनुबंध को लिखित रूप को जीवन बीमा पॉलिसी भी कहा जाता है। इसके अनुसार बीमाकृतों को निश्चित तिथि को या किसी निश्चित घटना के घटने की स्थिति में एक निश्चित रकम की भुगतान का प्रावधान होता है। व्यवसायी अपने कर्मचारियों को जो है सामूहिक बीमा करा के उन्हें जीवन बीमा की सुविधाएं प्रदान भी करती है। इससे कर्मचारी में जो है कदारगी की भावना पैदा हो जाती है। साथ ही इसका इस्तेमाल जो है ऋण लेने के लिए भी किया जा सकता है। कहते हैं कि जीवन बीमा जो है पॉलिसी मूलतः दो प्रकार की होती है। देखिए जीवन बीमा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आजीवन बीमा पॉलिसी। आजीवन बीमा पॉलिसी एक होता है बंदोबस्त बीमा पॉलिसी। यानी आजीवन बीमा पॉलिसी और जो बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, इसमें क्या है देखते हैं। देखिए कहते हैं आजीवन बीमा पॉलिसी जीवन भर के लिए होती है। यानी ये जो होता है जीवन भर के लिए होता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। सुना ही होगा आपने एडवर्टाइजमेंट। इसमें पूरे जीवन प्रीमियम का भुगतान करते रहना पड़ता है। बीमा की रकम का भुगतान बीमाकृतों की मृत्यु के बाद ही उसके आश्रितों को दिया जाता है। यानी जो भी उस पर आश्रित है, जैसे बच्चे हो गए उनके, तो उनको जो है समय पर भुगतान मिल जाता है। दूसरी तरफ जो है बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी सीमित समय तक बीमाकृत की एक निश्चित आयु तक ही चलती है। बीमा की रकम भुगतान निश्चित समय के बाद यह बीमाकृत की मृत्यु होने पर यदि उसकी मृत्यु बीमा अवधि से पहले हुई है वो तो किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो होती है काफ़ी खास रहती है। तभी तो कहता हूँ कि हर एक पहलू के बारे में जानना एक व्यक्ति के लिए परम धर्म हो जाता है। बहुत से लोग जो होते हैं हर बात को न जानने की वजह से ही है जो कई बार धोखा का शिकार भी हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि आपको समझदार बनोगे तभी जो है अपने बड़ों को भी इस बात के लिए अग्रसर कर सकते हो। उसके पश्चात हमारा है अग्नि बीमा। देखिए इसमें अग्नि बीमा में यही बात है कि अग्नि बीमा में जो बीमा करता जो है बीमाकृति से प्रीमियम प्राप्त हो जाने के बाद उसे उसकी वस्तु के आग से क्षति या पूरा तरह नष्ट हो जाने से हुई नुकसान की भरपाई का वचन देता है। अग्नि बीमा क्षतिपूर्ति जो है अनुबंध है। इसका मतलब यह हुआ कि बीमाकृत पक्ष वास्तविक हानि या क्षति या बीमा को की रकम इन दोनों में से जो कम हो सिर्फ उसी का दावा कर सकता है। बीमा कंपनियों बीमा से अधिक की रकम किसी स्थिति में नहीं दे सकता है, चाहे नुकसान उसे अधिक का हो क्यों न हुआ हो। आग से नुकसान के दावे का भुगतान दो शर्तों पर निर्भर होती है। देखिए आप ये सोचते होंगे कि मेरा सारा सामान जल जाएगा तो मुझे हर एक चीज़ का पैसा जो है मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो आपने पहले जो जिस चीज़ की बीमा करवाई है और जितने टर्म एंड कंडीशन की करवाई है, क्योंकि ये भी एक रूल होता है कि
कि अगर आपने 100% करवाई तो 100% उन चीज़ों को मिलेगा जो कीमत होगा, लेकिन जैसे आपने भरा होगा प्रीमियम उसी बेस पे आपको ये मिलेगा, क्योंकि उसका शर्त है, क्योंकि भुगतान के 2 शर्तें होती हैं। एक तो नुकसान आग से ही हुआ हो, ये निश्चित होना चाहिए। अगर आग से नहीं हुआ है तो बीमा कंपनी जो है आपको पैसा नहीं देगी। दूसरा है आग दुर्घटनावश लगी हो या जानबूझकर लगाई गई हो। आग लगने का क्या कारण है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आग से दुर्घटना हुई है, इसलिए आग को ये जानना भी नहीं ज़रूरी है कि आग दुर्घटना से लगी है या जानबूझ के लगाई गई है। तो इसका कोई कारण नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर, क्योंकि आग तो लगी है और नुकसान भी हुआ है। तो ये बातें ज़रूरी रह जाती है। कहते हैं इस मामलों में जो है मूल सिद्धांत क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। इसे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं बीमाकृत पक्ष जो है वास्तविक नुकसान की भरपाई का हकदार है, वह शर्ते यह रकम बीमा को कुल रकम से ज़्यादा न हो। तो ये भी बात बहुत ज़रूरी होता है। बीमाकृत बीमा से लाभ नहीं कमा सकता है, वो केवल अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति करा सकता है। यानी आप सोचते होगे कि मैं कमा सकता हूँ कि कोई चीज़ लूँ और उसको कर दूँ बीमा कराने के बाद, तो ऐसे में आपको भी नुकसान बहुत बुरी तरह से हो सकती है। उदाहरण के लिए माना एक व्यक्ति ने जो है 20,000 राशि की जो है वस्तु का बीमा कराया है और इसमें से 15,000 की राशि की वस्तु आग से नष्ट हो गया है, तो बीमाकृत बीमा कंपनी केवल 15,000 न कि 20,000 तक दावा कर सकता है। तो ये बात है, जितना आपको नुकसान है उतना ही वो पूर्ति करेगा, उससे अधिक वो नहीं करेगा। ठीक है, जितना आपने लिया है उसी बेस पे भी चला जाता है। तो ये तो साफ आप देख सकते हो कि अगर बीमा कंपनियों ने, अगर मान ली उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति ने 20,000 की राशि की वस्तु का बीमा कराया है, तो उसमें से सिर्फ 15,000 की राशि वस्तु आग से नष्ट हुआ है, तो बीमाकृत कंपनी केवल 15,000 रुपया ही देगा, न कि 20,000 रुपया आप तक पहुंचाएगा। तो जितना नुकसान हुआ है उतना ही वो देता है, उससे अधिक वो नहीं देगा। तो ये सब बातें जानना भी ज़रूरी हो जाता है। उसके पश्चात हमारा है समुद्री बीमा। देखिए समुद्री बीमा वह अनुबंध है जिसके द्वारा बीमा कंपनी किसी यात्री या मालवाहक जो है जहाज़ के मालिक को समुद्री यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई करने की सहमति देती है। इसमें जहाज़ पर लदे माल के नुकसान की भरपाई भी शामिल होती है। जो भी समुद्री बीमा समुद्री तूफान या अन्य प्राकृतिक कारणों से माल को नुकसान की भरपाई करता है उसे माल बीमा कहते हैं। यानी आप कोई भी चीज़ को लेके जाते हो यहाँ से कहीं भी, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी तरह के तूफान या प्राकृतिक आपदाओं के कारण फंस जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको उसकी भरपाई की जाती है। इसे हम माल बीमा के नाम से भी जानते हैं। जहाज़ की मालिक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम के लिए जहाज़ों की बीमा कराते हैं। जब बीमा जहाज़ किया जाए तो उसे जहाज़ी बीमा या हल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। अब जब बाड़ों का जो है भुगतान माल के मालिकों द्वारा माल के जो है गंतव्य बंदरगाह पर पहुंचाने के बाद किया जाता है, तो वो जहाज़रानी कंपनी माल के जो व्यवस्थित हो ये नुकसान के कारण होने वाले भाड़े की हानि का भी बीमा कराया जा सकता है। इस तरह की जो है समुद्री बीमा को भाड़ा बीमा भी कहा जाता है, यानी भाड़ा बीमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? जो समुद्री बीमा होती है। तो अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाए भाड़ा बीमा क्या होता है तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होना, क्योंकि भाड़ा बीमा और समुद्री बीमा एक ही तरह की कंडीशन होती है। उसके बाद कहा गया है कि समुद्री बीमा के सभी अनुबंध क्षतिपूर्ति के जो है अनुबंध होती है। इसका मतलब ये साफ है कि समुद्री जो है बीमा पॉलिसी के प्रकार जो होती है वो होती है मियादी बीमा पॉलिसी और एक होती है यात्रा बीमा पॉलिसी। टाइमिंग पॉलिसी में क्या है? देखिए यह बीमा एक निश्चित अवधि के लिए होती है और आमतौर पर यह अवधि 1 साल की हो सकती है। यह बीमा पॉलिसी आमतौर पर जहाज़ या माल का बीमा कराने के लिए होती है जब कम माल का बीमा किया जाए। तो ये चीज़ें जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। उसके पश्चात हमारा है यात्रा बीमा पॉलिसी। देखिए यह बीमा पॉलिसी किसी विशेष यात्रा के लिए होती है और इसमें कोई सीमा नहीं होती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो है माल बीमों के लिए भी किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। उसके पश्चात हमारा है मिश्रित बीमा पॉलिसी। देखिए मिक्स पॉलिसी क्या होती है? इस पॉलिसी के अंतर्गत जहाज़ या माल का बीमा किसी विशेष यात्रा और
जो है निश्चित समय दोनों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जो है मिश्रित बीमा के तहत एक जहाज़ का मुंबई और कोलंबो के बीच 6 महीने की यात्रा के लिए बीमा करवाया जाता है। इन 6 महीने के रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बीमा कंपनी को इसकी जो है भरपाई करना पड़ेगा। उसके बाद है अनिश्चित बीमा पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी। इस बीमा पॉलिसी के तहत जो है माल का जो है बार बार बीमा कराने के बजाय एक बड़ी रकम की पॉलिसी ले ली जाती है और जब जब माल भेजा जाता है तब तक उसके बीमे की राशि मूल बीमा राशि में घटाई जाती है और माल का जो है अलग से बीमा उस समय तक नहीं कराया पड़ता जब तक बीमा की मूल राशि ख़त्म न हो जाए। यानी इसमें आपको टर्म ऑन कंडीशन भी रहती है कि आपने जितना पॉलिसी लिया है अगर बार बार जाता है तो सरकार जो है कंपनी वाले उतने पैसे देने के लिए अग्रसर रहेंगे, लेकिन जैसे आपकी पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद दोबारा से आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा। तो यही तो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ कि बीमा जो कंपनियाँ हैं वो आपको नुकसान होने पे ही देगा पैसा, उससे पहले पैसा आपको नहीं देगा। और मान लीजिए आपका नुकसान नहीं हुआ है उस सीमा अवधि के रिगार्डिंग तो आपके पैसे जो हैं वो बीमा कंपनी रख लेगी और वो आपको नहीं मिलेगा। तो यही बात बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। बेशक ये सुरक्षा कवच होता है लेकिन एक बहुत बड़ा पैसा जाने का खतरा भी रहता है बना हुआ। उसके पश्चात हमारा है अन्य बीमा। देखिए इसमें अन्य बीमा में क्या है, कहते हैं साधारण बीमा कंपनियां जीवन, अग्नि और समुद्री बीमा के अतिरिक्त कई अन्य जोखिम के लिए बीमा कर सकती है। इसमें से कुछ जोखिमों और उनमें संबंधी बीमा पॉलिसी का विवरण नीचे दिया गया है। देखिए आपने भी गाड़ी खरीदे होंगे, उसका भी आप जानते हो कि बीमा साथ में ही कर देते हैं, आपसे पैसा ले ली जाती है और बीमा करवा दी जाती है। मोटर वाहन बीमा, देखिए कार, वैन, ठीक है, व्यापारिक गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, स्कूटर, सब तरह के मोटर वाहनों का बीमा उनके जो है दुर्घटनाग्रस्त होने या उनके चोरी हो जाने पर दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष घायल होने या मृत्यु होने से संबंधी देनादारी की स्थिति में हुए नुकसान की जोखिम के लिए किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष जोखिम का जो है बीमा अनिवार्य होता है। तो ये चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है मोटर वाहन बीमा में। आप भी करवाते हो, आप भी जानते हो कि एक बीमा राशि आपने देते हो। मान लो 2000 का आपने जो बीमा करवा लिया है, 1 साल के लिए आपको बीमा राशि के जो है भुगतान का आश्वासन मिला है और मान लीजिए 1 साल में कोई दुर्घटना नहीं होती है, कोई तरह का आपका गाड़ी को नुकसान नहीं होता तो बीमा कंपनी जो है 1 साल के बाद वो पैसे आपको नहीं देगा, वो आपको दोबारा से फिर से जो है बीमा पॉलिसी लेना पड़ेगा। यही तो दोस्तों होता है कि बीमा पॉलिसी की कमाई। अगर ऐसे नहीं होगा तो बीमा कंपनी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। तो वो उसको बार बार आपको बीमा करवाने की आवश्यकता होती है। अगर आप बार बार बीमा नहीं करवाना चाहते हो तो एक जो है टर्म कंडीशन आपको लेने की आवश्यकता बन जाती है। तो इसी तरह से जीवन बीमा कराते हैं लोग और आप भी करवाते हो और आप भी जानते हो इसके बारे में। उसके पश्चात हमारे पास है चोरी बीमा। इस बीमा के तहत बीमा कंपनी संधनमारी, चोरी, डकैती से हुए चल वस्तुओं के नुकसान की भरपाई भी करती है। अगर ऐसी कुछ हुआ प्रॉब्लम तो वो बीमा कंपनी जो है आपको पैसे देने के लिए सदैव अग्रसर रहेगी। उसके बाद है विश्वास बीमा। देखिए व्यापारी अपने उन कर्मचारियों को धोखाधड़ी और बेईमानी से होने वाले नुकसान की जोखिम के लिए भी इस तरह की जो है पॉलिसी ले सकते हैं जो नकदी और भंडारों संभालते हैं। ठीक है, इससे जो होता है हमारा, इससे कर्मचारी द्वारा धन और सामान के गबन से होने वाले नुकसान की रक्षा होती है। इसे विश्वास बीमा पॉलिसी भी कहती है। यानी अपने जो है आपने दुकान में कोई व्यक्ति को लगाया है, अगर विश्वासघात वो करता है तो इसके प्रति भी है जिसे हम नाम दिया गया है विश्वास बीमा पॉलिसी। तो विश्वास बीमा पॉलिसी भी करवाई जाती है। कर्मचारी में विश्वासघात गारंटी बांड पर हस्ताक्षर करने की भी कहा जा सकता है। तो आपको इस पर जो है कर्मचारी के विश्वास के लिए गारंटी बॉन्ड हस्ताक्षर भी करवाना पड़ता है इसमें। उसके बाद हमारा है व्यक्तिगत दुर्घटना या जो है बीमारी जीवन बीमा। देखिए इस तरह की बीमा जो है पॉलिसी है मृत्यु या विशेष परिस्थिति में विकलांग होने के बिरादू ली जाती है, जैसे कि हवाई यात्रा करते समय दुर्घटना आदि के लिए ऐसी बीमा होती है। उसके बाद दायित्व बीमा। इस तरह की बीमा जो पॉलिसी है किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा चोट आदि लगने के जोखिम को जो है उठाने के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है जिसको आपको जानना ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। एक जो है हमारा, देखिए यहाँ पर दायित्व 2 प्रकार की होती है। एक नियोक्ता की जिम्मेदारी। देखिए प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा की कानूनी जिम्मेदारी निभाने की जोखिम लिए। दूसरा जो होता है सार्वजनिक जिम्मेदारी। व्यक्तियों और व्यवसायों के परिसर में
आने वाली जो है अगलतों से संबंधित जिम्मेदारी की जोखिम। देखिए ये जो होता है हर क्षेत्र में जीवन बीमा कराई जाती है, चाहे वो पुलिस विभाग हो या जो भी विभाग हो। आजकल जो है आपको पता है कि नया एक स्कीम आया है अग्नि, ठीक है, उसमें भी जो है व्यक्तियों को मृत्यु हो जाने के उपरांत जीवन बीमा की तरफ से 1 करोड़ की पॉलिसी दी जाती है। अगर दुर्घटना हो जाती है तो 44 जो है लाख की जो है उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये बीमा हर एक क्षेत्र में हर एक जो जगह पे करवाई जाती है, जिससे क्या हो कि सरकार को अधिक नुकसान नहीं पहुंचे। आप सोचते हो कि ये सरकार की तरफ से होती है, नहीं दोस्तों, आपको पता है कि जो पैसा आपको मिलेगा, आपने देखा होगा कि इनके लिए जो है 33,000 रुपया रखा गया है, लेकिन आपको पता है कि उसमें से सिर्फ 21,000 रुपया इन हैंड आपको मिलेगा। बाकी सारे पैसे जो होंगे आपको इन्हीं सुरक्षा कवच के लिए लगाए जाएंगे, जो आगे चल के आपका सुरक्षा कवच बन सकता है। तो सरकार भी हर तरह की जो सुरक्षा व्यक्तियों को देने के लिए अग्रसर रहती है। उसके पश्चात हमारा है संपत्ति का बीमा। देखिए ये बहुत ही अधिक तरह के जो है सामान का बीमा कराती है, जो कि परिवहन के समय या अन्य कारणों से ख़राब हो जाती है। ये व्यवसायिक तथा गृहस्थ के लिए भी हो सकती है कि घर में कोई तरह का नुकसान हो तो इसके लिए भी इसको करवाई जाती है। कहते हैं अभी जो आपने पढ़ा है अग्नि बीमा, समुद्री बीमा तथा जीवन बीमा में अंतर। देखिए यहाँ पर जो है सभी में अंतर दिखाने की कोशिश किया गया है कि कौन सी बीमा जो है कितने अंतर है। सबसे पहले था अग्नि बीमा जो समुद्री, देखिए इसमें दिया हुआ है क्षतिपूर्ति, जितने मूल्य का बीमा कराया गया है या जो है बस वास्तविक मूल्य जो भी कम हो उतना दिया जाता है। इसमें जो होता है क्रय मूल्य तथा 10 से 15% लाभ क्षति के लिए रूप में किया जाता है, यानी सिर्फ आपको 10 या 15% समुद्री बीमा में दिया जाएगा। जीवन जो है जीवन बीमा में जो केवल विशेष रूप से अलिखित बीमा मूल्य ही दिया जाता है। बीमा योग्य हित यानी पॉलिसी लेते समय नुकसान होते समय उपस्थित होना आवश्यक होता है। दूसरा है नुकसान होने समय व्यतीत हित होना आवश्यक है। पॉलिसी लेते समय बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है। तो दोस्तों यही सब समय कंडीशन जो होती है लोगों को मार देती है, लोगों को समझ नहीं आती कि ऐसा कंडीशन क्या है। अब देखिए पॉलिसी लेते समय बीमा योग्य हित का होना बहुत ही आवश्यक है, यानी जिसके रिगार्डिंग आप बीमा ले रहे हो तो उसका होना भी अनिवार्य है। उसके बाद पॉलिसी का हस्ताक्षरण। देखिए बीमा जो है बिना बीमा कंपनी की आज्ञा के हकार नहीं हो सकती, यानी हस्ताक्षर नहीं हो सकती। जब तक वो ना चाहे वो किसी को दे नहीं सकती। उसके बाद बीमा कंपनी की आज्ञा के बिना हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता, कोई हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जो इसको अंतर से ही स्पष्ट होता है। उसके पश्चात हमारा आता है जोखिम का प्रकार। देखिए जोखिम का प्रकार कैसा हो सकता है, ये अनिश्चित होती है, ये निश्चित होती है, ये निश्चित परंतु समय अनिश्चित होती है। यानी अनिश्चित अनिश्चित होते हैं दोनों के दोनों, बट जो हमारा जीवन बीमा होता है वो निश्चित होती है परंतु समय अनिश्चित हो, यानी समय कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमारा है समय अवधि। देखिए समय अवधि जो होती है सामान्य 1 वर्ष होती है, सामान्य ये भी 1 वर्ष ही होती है, लेकिन ये लंबे समय के लिए लिया जा सकता है, यानी जो मृत्यु होती है कवर वो लंबे समय तक के लिए लिया जा सकता है। अब प्रीमियम किस प्रकार की होती है, प्रीमियम का निर्धारण राशि पर निर्भर करती है। यदि यह बीमित मूल्य अधिक है तो प्रीमियम भी अधिक होगा, यानी जितने के आप लीजिएगा उतना ही आपको प्रीमियम देने की आवश्यकता पड़ता है। प्रीमियम की राशि आपदा की प्रकृति पर निर्भर करती है कि इसमें कैसी आपदा के लिए आप ले रहे हो और कैसी आपदा आई है। उसके बाद बीमित की आय तथा बीमा की अवधि पर प्रीमियम की राशि निर्भर करती है। और जो हमारा जीवन बीमा होता है वो व्यक्ति के आय पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति ने कितना जो है धनराशि कमा रहा है, कितनी उसकी सैलरी है। तो ये सब बातें जो है इसके अंतर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में जो है अंतर आ जाता है, तो ये आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। उसके बाद उद्देश्य। देखिए आग से जोखिम के लिए बनाई जाती है, ये समुद्री आपदाओं से सुरक्षा के लिए होता है। ये सुरक्षा एवं निवेश दोनों के लिए होती है, जीवन बीमा जो है दोनों के लिए होती है। बट ये जो होता है अग्नि के लिए आग से होता है सुरक्षा, और समुद्री जो होती है बीमा वो सिर्फ समुद्री आपदाओं के लिए ही बनाई गई है। उसके बाद है समर्पण। देखिए समाप्त होने से पूर्व, समर्पण का मतलब है समाप्त होने से पूर्व, और समर्पण नहीं कर सकते हैं, यानी समाप्त होने से पूर्व आप समर्पण नहीं कर सकते हैं। समाप्ति से पूर्व समर्पण नहीं किया जा सकता, यानी एक बार आपने ले लिया तो दोबारा इससे पीछे हटना नहीं पड़ेगा। अगर आप पीछे हट गए तो आपके जितने भी पैसे आपने जमा किया था सब आपका व्यर्थ चला गया। तो इसलिए सोच समझ के जो है लेने की आवश्यकता होती है। प्रवक्ता होने से पूर्व भी समर्पण हो सकता है, तो इसमें कभी भी आप छोड़ सकते हो। तो ये बातें सब चीज़ें जो होती है इम्पोर्टेंट बन जाती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों बीमा के सिद्धांत। देखिए
बीमा के कुछ सिद्धांत है जो बीमा कार्य एवं बीमाकृतियों के बीच बीमा अनुबंध पर लागू होती है। कहते हैं सबसे पहले तो यही बात आता है पूर्ण सद्विश्वास। देखिए बीमा अनुबंध पारंपरिक विश्वास एवं सद्भावना के अनुबंध है। अनुबंध के दोनों पक्ष अर्थात बीमाकार और बीमाकृत क्यों होने चाहिए कि वह सभी आवश्यकताएं सूचनाओं से एक दूसरे को अवगत कराएं। यानी इसमें साफ बात बताई गई है कि बीमा कंपनियों में कोई चेंजेस आता है तो वो बीमा कंपनी जो है जो भुगता है उनको सारी बातें क्लियर करे, तो एक बहुत ही सिद्धांत रहती है। उसमें दूसरी बात जो होती है ऑपोजिट, यानी बीमाकृत जिसको बीमा हो चुका है वो भी अगर मान लो उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी क्लैरिटी के साथ बताएं। कभी कभी ये बंद होता है कि कोई बंदा किसी चीज़ से जो है बीमार होता है और बीमा ले लेता है, मान लीजिए उसको कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी जो है बहुत बड़ी क्षति उसको पहुँच सकता है, क्योंकि इतने सारे पैसे देना दे तो देता है बट उनको भी बहुत तरह के नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है अवगत कराना। अगर ऐसा अवगत नहीं होता है तो दोनों को भी नुकसान हो सकती है, क्योंकि आजकल कंपनियां भी क्या करती है हर 1-2 दिन के बाद जो है अपने रूल रेगुलेशन में चेंजेस करती रहती है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि जिस समय आप कंडीशन लिए हो, टर्म लिए हो, उस समय ऐसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन बाद में बन जाती है तो कंपनियां भी जो है तू मैं करने पे उतर आती है, क्योंकि कंपनियां को भी तो दिखाना पड़ता है ना और बताना पड़ता है। तो इसलिए जो है समय समय पर जो है इसका संशोधन होता रहता है। तो जो जिन्होंने लिया है टर्म एंड कंडीशन तो उनको भी हर समय इस पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है, जागरूक रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जीवन बीमा कराते समय बीमाकृतों को बीमा कंपनी की बता देना चाहिए कि यदि वह किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसका जीवन ले सकती है। तो यदि वह ऐसा नहीं कराता है तो बाद में पता चलता है तो बीमाकृत ऐसी बीमारी से पीड़ित था जो उसकी मृत्यु का कारण बनती है तो बीमा कंपनी दवा भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होती है। मान लीजिए कि अगर आप जीवन बीमा ले रहे हो लेकिन आप कोई बीमारी से ग्रसित हो जिसकी वजह से आपको कुछ ही दिनों में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो वही बात होता है ना, फिर बीमा कंपनी कैसे दे सकती है आपको पैसे? वो नहीं देगी पैसे आपको, क्योंकि वो पहले जांच करवाएगी ना, तो पता लगेगा कि आप कोई बीमारी से ग्रसित थे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और इस वजह से जो है बीमा कंपनी को लाभ पहुंचेगा और आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। इसमें दूसरा सिद्धांत जो ये है दोस्तों, ये बात ये बताती है कि बीमाचित स्वार्थ। देखिए इसका अर्थ है कि बीमा जो है विशेष में वित्तीय अथवा धन संबंधी हितों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि बीमित संपत्ति के नष्ट होने अथवा बीमित व्यक्तियों के जीवन को हानि होने से बीमाकृत को व्यक्तिगत हानि होगी, अर्थात यदि बीमाकृत व्यक्तियों को जीवन के हानि होने से बीमाकृत हानि होती है तो एक व्यक्ति का जो किसी भी संपत्ति में सीमा जो है योग्य हित मान लिया जाएगा। यदि उसके सुरक्षा रहने से उसे वित्तीय लाभ हो रहा है तो जीवन बीमा में बीमा कराते समय बीमाकृत का जो है बीमाचित स्वार्थ होना आवश्यक होता है। माना एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का जो है बीमा कराया है, बाद में दोनों में तलाक हो गया है तो इसका बीमा अनुबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुबंध के समय इस व्यक्ति का अपनी पत्नी के जीवन में बीमा योग्य हित था। समुद्री बीमा के मामले में संपत्ति की हानि अथवा क्षति के जो है बीमा, ये भी चीज़ें जो है क्योंकि इसमें योग्य हित का होना सबसे बड़ा अनिवार्य बन जाता है। अग्नि बीमा के जो है अनुबंध में पॉलिसी लेते समय तथा संपत्ति की हानि अथवा क्षति के समय अर्थात दोनों समयों पर बीमा जो होती है योग्य हित का होना बहुत ज़रूरी है, यानी जिस व्यक्ति ने लिया है उसका होना बहुत ही अनिवार्य बन जाता है। उसके बाद क्षतिपूर्ति। देखिए क्षतिपूर्ति शब्द का अर्थ ही है कि किसी व्यक्ति को उसी स्थिति में ले देना जिसमें वो घटना घटित होने का पहले था। यह सिद्धांत अग्नि बीमा और समुद्रिक बीमा में लागू भी होती है। यह जो है जीवन बीमा में लागू नहीं होती है, क्योंकि जीवन समाप्ति के पश्चात पुण्य जीवन नहीं दिया जा सकता। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि बीमाकृत घटना के घटित होने पर बीमाकृत वस्तुओं से कोई लाभ नहीं होना चाहिए। बीमित राशि अथवा वास्तविक हानि दोनों में से जो भी कम हो उसी की जो है क्षतिपूर्ति होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद हमारा आता है योगदान। देखिए योगदान भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कहते हैं एक ही बीमा वस्तु का एक से अधिक बीमाकारों से बीमा कराया जा सकता है। बीमा के दावों को जो क्षतिपूर्ति जो है बीमाकृत को दी जाती है उसे सभी
जो है बीमाकारों से विस्मित राशि के अनुपात में एकत्र किया जाएगा। देखिए योगदान तो यही बात आ जाता है ना सामने कि बीमा के दबाव की जो क्षतिपूर्ति होती है वो बीमाकृत को दी जाती है। उन सभी बीमाकारों की बीमा राशि के अनुपात में एकत्र किया जाता है। तो एकत्र करेंगे तभी तो भाई देंगे बाद में, तो जर्नल सी बात हो जाती है। उसके बाद है प्रत्याशन। देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रखती है हमारे लिए, क्योंकि बीमा अनुबंध में जो है प्रत्यास्थान का अर्थ ही एक इम्पोर्टेंट है। बीमाकार ने यदि बीमाकृत को हुई क्षति की पूर्ति कर देती है, ठीक है, बीमाकार को बीमा की जो है विषय वस्तु के संबंध में वही अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जो बीमाकृत के थे। माना कि देखिए इसमें ये बात आ जाता है कि 20,000 की राशि का माल जल गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो ऐसे में बीमा कंपनियों को बीमाकृत की क्षतिपूर्ति कर दी है तो बीमा कंपनी इस क्षतिग्रस्त संपत्ति का अधिग्रहण कर इसे बेच सकती है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट रहता है। मान अगर आप सब साधारण शब्दों में समझना चाहो तो इसमें यही बात आती है कि मान लीजिए कि आपने 20,000 के जो है किसी वस्तु का जो है बीमा करवा लिया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, मान लो बिस्किट का या कोई भी चीज़ का, तो उसमें क्या हुआ 20,000 का आपने बीमा करवाया है, लेकिन अचानक क्या हुआ उसमें आग लग गया और आग लगने से क्या हुआ कि इसमें से जो है 10% या 20% जल गया। तो आपने जो बीमा कंपनी के पास गए भाई, बोला कि भाई मेरा ना आग लग गया था, इसकी वजह से हमारा जो है बिस्किट आधे जल गए, या 20% जल गए, या 10% जल गए। तो बीमा कंपनी आएगी, निरीक्षण करेगी और जब वो पैसा आपको देगी, ठीक है, जो आपको पैसा देगी तो वो सामान आपको नहीं छोड़ेगी, उस सारे के सारे जो बच गए हैं वो ले जाएगी और उसको बेच देगी, क्योंकि वो जब आपको पूरा कीमत दे रही है आपकी वस्तु का तो सारे वस्तु जो उठा के वो ले जाएगी। तो ये जीवन बीमा कंपनियों की एक नीति है और रूल रेगुलेशन है। क्योंकि मान लीजिए समुद्र में ही कुछ चीज़ें बच गई, ठीक है, मान लीजिए अगर सामान समुद्र में गया और वो नुकसान हो गया, आपको मिला नहीं, लेकिन बीमा कंपनी वाले अपना नुकसान तो नहीं करेंगे ना, वो भी कोशिश करेंगे जो सामान के वो पैसा दे रहे हैं उनको भी वो खोजेंगे, ढूंढेंगे, अगर उनको मिल गया तो वो दोबारा आपको वापस नहीं करेंगे, वो सदैव के लिए रख लेंगे और वो उसका जो है बेच लेंगे और उसको से अपनी क्षतिपूर्ति वो कर लेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो होती है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही उचित भी होगा और सही भी रहेगा। उसके पश्चात हमारे हैं न्यूनीकरण। देखिए दुर्घटना होने पर जो है बीमाकृत को चाहिए कि वह हुए बीमा की विषय वस्तु को होने वाली हानि अथवा क्षति को कम से कम करने का प्रयास करे। इसके लिए उसे हर संभव कदम उठाना चाहिए। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकृत बीमा कराने से पश्चात बीमा वस्तु सुरक्षा के प्रति लापरवाह न हो जाए और बीमाकृत इसी प्रकार व्यवहार करता है मानो जो है विषय वस्तु का बीमा कराया ही नहीं गया हो। तो देखिए ये बात तो मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर बीमाकृत कंपनियां जो हैं, बहुत सी बीमा कंपनियां हैं जो लोगों को धोखा भी देते हैं। इसका एग्जांपल आप बहुत से देख सकते हो। कई बार कलकत्ता में भी बीमा कंपनियों के लिए प्रश्न चिन्ह उठाया गया था, बहुत से बवाल भी हुए थे, बहुत से जगह पर देखोगे दिल्ली में भी ऐसे कांड हुए थे। तो ऐसे में बीमा कंपनी जब उनको नुकसान होने लगते हैं तो वो सभी ग्राहकों को छोड़ के वो उड़ जाती है, चली जाती है। तो इसमें जो है ग्राहकों को बहुत नुकसान होती है, क्योंकि सरकार इस पर कोई तरह के जो है प्रतिबंध नहीं लगाती है, ना पाबंदी लगाती है, क्योंकि ये जो होती है लेना, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप किस बीमा कंपनी को चुनते हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यही बात तो समझाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ लो तो उसको सोच समझ के लेना ज़रूरी है। देखिए बीमा कराना कोई गलत नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना कि आज जो इतनी जोखिम भरा हुआ ज़िंदगी है उसमें भी हर एक कदम पे कुछ बातों को सोचना जानना ज़रूरी है। इसमें एक बात तो क्लियरिटी के साथ आ जाती है कि बीमा, अगर बीमा कंपनी है या बीमा करवाने वाला व्यक्ति है, दोनों का जो है मकसद स्पष्ट होना चाहिए। यानी दोनों जो हो किसी तरह के टर्म कंडीशन को न छुपाए और एक दूसरे जो है स्पष्टता से बातें करें। इससे ये होता है कि दोनों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और दोनों जो होती है एक दूसरे के लिए जो होते हैं अग्रसर रहते हैं। तो ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके पश्चात हमारा हानिकार निकटतम कारण। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्षति होने पर बीमाकृतियों को तभी क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी जब उसकी हानि उसी कारण से हुई हो जिसके विरुद्ध उसने बीमा करवाया है।
तो ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि देखिए बीमा की क्षतिपूर्ति तभी आपको मिलेगी जिस कंडीशन के लिए आपने बीमा करवाया था। मान लीजिए आग लगने के लिए करवाया था, तो आग से क्षति होगा तभी आपको क्षतिपूर्ति होगी। मान लीजिए किसी और दुर्घटना से आपको नुकसान हुआ है तो बीमा कंपनी आपको उसका एक भी पैसा नहीं देगा। मान लीजिए आपको था एक्सीडेंट पॉलिसी आपने लिया है, तो एक्सीडेंट होने पर ही आपको जो है राशि मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आपको कोई दूसरा घटना से आपको मृत्यु या कुछ भी हुआ हो तो वो आपको उसका भुगतान नहीं करेगा। मान लीजिए आप बीमारी के लिए ले रखे हो तो बीमारी की कंडीशन में ही आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीमा कराई गई जोखिम हानि का निकटतम कारण होनी भी चाहिए, दूर का कारण नहीं होना चाहिए। अगर दूर का कारण होगा तो बीमा कंपनी आपको एक भी कौड़ी नहीं देगी। बीमा कंपनी का तभी क्षतिपूर्ति का दायित्व होगा। उदाहरण के लिए माना कि एक जहाज़ में संतरे भरे हुए हैं जिनकी दुर्घटना से घटित होने पर होने वाली हानि के विरुद्ध बीमा कराया गया है। यानी आपने संतरे का एक पूरा जहाज़ लेके जा रहे हो और उसका बीमा करवाया है। जहाज़ बंदरगाह पर सकुशल पहुंच गया, लेकिन माल उतरने में देरी हो गई, मतलब आ गया लेकिन आपने क्या किया, उस माल को उतारा ही नहीं, 2-4 दिन छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संतरे सड़ गए। बीमा कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में कोई भुगतान नहीं किया, क्योंकि हानि का निकटतम कारण संतरे का जहाज़ से उतरने में देरी थी, न कि मार्ग में किसी दुर्घटना। तो इसे तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि भाई आपने माल उतारने में देरी किया। उनका तो पॉलिसी क्या था कि अगर समुद्र में कोई जहाज़ में पानी आ जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए, किसी तरह का मतलब डूब जाए या कुछ भी हो जाए घटना, तो उसके लिए आपने बीमा करवाया था, ना कि इसके लिए कि आपका बंदरगाह तक पहुंच गया। उसी समय जब बंदरगाह तक पहुंच गया सुरक्षित, तो उसी समय जो है बीमा कंपनी की जो है सारी दायित्व ख़त्म हो जाता है। अब उसको 10 दिन तक आप उतारो नहीं, अब अपनी झगड़े में लगे रहो, उतार नहीं रहे हो, तो सेव ही तो है, 2 दिन के बाद ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो आपको थोड़ी भी जीवन बीमा कंपनी जो है आपको पैसा देगी। इस सूरत में तो वो पैसा क्या आपके तरफ देखेगी भी नहीं और आपकी तो बात सुनेगी नहीं, तो सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो इसमें जो हमने पढ़ा है सारांश के रूप में आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर ने हमें हर एक बात और हर एक पहलू के बारे में समझाने की कोशिश की है। देखिए जीवन बीमा जो है एक ऐसी कंडीशन और टर्म होती है जिसको हर एक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। आज व्यक्ति जो होते हैं बिना सोचे समझे चले जाते हैं, ठीक है, और टर्म और कंडीशन जाने बिना उस चीज़ को ले लेते हैं, बाद में उनको पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे या जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझाना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये जो है सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी से भी रिलेटेड है। अगर आपके माता पिता कुछ ले रहे हैं पॉलिसी, तो इनको इन सब बातों को भी जागरूक करने की कोशिश कीजिए कि इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है और कंपनियां क्या फ़ायदा कर रही है अपने लिए। तो जब तक आप इन बातों को नहीं समझिएगा ना, तब तक ये चैप्टर समझना आपके लिए संभव नहीं है। मेरा तो यही विचार होता है कि अगर आप देखते हो, समझते हो अच्छे से, तो इसको अपने जीवन में भी उसको जो है लागू करो, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है समझना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।